गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आव्यूह के प्रकार। हमने इससे पहले आव्यूह के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले ली है। आज हम पढ़ेंगे आव्यूह के प्रकार। चलो देखो, आव्यूह के प्रकार में पहला प्रकार हम पढ़ने वाले हैं पंक्ति आव्यूह। देखो, हमने पहले आपको समझाया कि आव्यूह को बनाने के लिए हमें दो चीज की जरूरत पड़ती थी, पंक्ति की और स्तंभ की। इसी तरह से जब इसके प्रकारों में पढ़ेंगे तो पहला हम प्रकार पढ़ेंगे पंक्ति आव्यूह। अब ये जो पंक्ति आव्यूह मैंने लिखा, इसकी परिभाषा अगर हम देखें तो बहुत आसान है। पंक्ति आव्यूह का मतलब क्या हो कि ऐसा आव्यूह जिसमें एक पंक्ति हो, पंक्ति आव्यूह कहलाएगा। अब एक पंक्ति हो, पंक्ति आव्यूह कहला रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिख दिया 2 3 4, ठीक है। अब पंक्ति कैसे काउंट करेंगे आपको सिखाया है कि साइड में से काउंट करेंगे। तो ये हो गया R। तो अब इसमें कितनी पंक्ति हुई? एक, इसलिए इसे क्या कहेंगे? पंक्ति आव्यूह। देखो, परिभाषा कभी भी एग्जाम में नहीं पूछी जाती, लेकिन आपको परिभाषाएं समझना बहुत जरूरी होता है, रटने की जरूरत नहीं है। तो देखो, पंक्ति आव्यूह रटना नहीं है, सीधा सीधा है। पंक्ति मतलब एक पंक्ति, ठीक है। अच्छा, अब मैंने कहा पंक्ति आव्यूह एक पंक्ति। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने लिख दिया 6, इसमें कितनी रो है? एक, ठीक है। रो मतलब पंक्ति, एक पंक्ति है, तो ये भी तो पंक्ति आव्यूह हुआ। और भी एग्जाम्पल है बहुत सारे, जिनमें जैसे मान के चलो मैंने 1 2 6 8 ये लिखे। अब इसमें भी कितनी पंक्ति है? एक, तो ये सब पंक्ति आव्यूह कहलाते हैं। अच्छा, मैंने पंक्ति आव्यूह में केवल पंक्ति का जिक्र किया, ठीक है, स्तंभ का जिक्र नहीं किया। तो इसका मतलब स्तंभ चाहे कितने भी हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं। अब जैसे मैं इसका क्रम देखूं तो इसका क्रम कितना है? एक R1 लिखा है, ऊपर कितने लिखेंगे? कॉलम C1 C2 और C3। तो इसका क्रम कितना हुआ? 1 इंटू 1 2 3, 1 इंटू 3, है ना। इसका क्रम कितना हुआ? 1 इंटू 1। इसका क्रम कितना हुआ? 1 2 3 और 4, मतलब 1/4। अच्छा, इन सारे आव्यूह में आपको एक बात नोटिस करने को मिली कि सारे आव्यूह में जो रो है वो एक है, परंतु जो कॉलम है, स्तंभ है, उनकी संख्याएं बदल रही हैं। आप इसकी दूसरी परिभाषा ऐसे भी दे सकते हैं कि वो पंक्ति आव्यूह वो आव्यूह होता है जिसका क्रम 1 इंटू n, जिसका क्रम कितना हो? 1 क्रॉस है। अब n तो क्या है? स्तंभों की संख्या। अब n स्तंभ है। जब हमें स्तंभों की संख्या के बारे में नॉलेज ना हो, पता ना हो, तो हम उसे n से डिनोट करेंगे। और पंक्तियों को किससे डिनोट करते थे? m से। जब हमें नहीं पता तो m क्रॉस n का हमने स्तंभ आव्यूह ज्ञात किया था। तो ये जो 1 है ये फिक्स है। जब ये फिक्स है हमारे पास पंक्ति, है ना, और स्तंभों की संख्या अनिश्चित है, पता नहीं कितनी आने वाली है या कितनी होगी, तो उसे n से डिनोट कर दिया। तो वो सारे आव्यूह जो 1 क्रॉस n क्रम के होते हैं पंक्ति आव्यूह कहलाते हैं। बात समझ में आई? अब पंक्ति आव्यूह आपके समझ में आया। चलो सेकंड देखते हैं। सेकंड होता है स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह, ये स्तंभ आव्यूह क्या है? अब देखो, वेरी गुड, समझ में आया ना। जब पंक्ति आव्यूह का पता चला कि एक पंक्ति हो, तो स्तंभ आव्यूह में कितने स्तंभ होने चाहिए? एक स्तंभ होना चाहिए। तो ऐसे आव्यूह जिनमें एक स्तंभ हो क्या कहलाते हैं? स्तंभ आव्यूह कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 4 6। अब ये 2 4 6 जो मैंने लिखा, इसमें स्तंभों की संख्या कितनी है? एक। कैसे? आपने C1 ऊपर डाला, एक स्तंभ दिखाई दिया। अच्छा, रो से हमें कोई मतलब नहीं है, पंक्ति काउंट नहीं करनी है ना, क्योंकि हमें स्तंभ आव्यूह चाहिए। तो बस केवल स्तंभ काउंट करके देख लो, एक है। एक और एग्जाम्पल 6, ये भी क्या है? स्तंभ आव्यूह। और एग्जाम्पल ले लो, है ना, 2 3, ये कैसा है? स्तंभ आव्यूह। सब में एक कॉलम है, इसलिए सारे के सारे स्तंभ आव्यूह कहलाएंगे। अच्छा, अगर हम देखें इसकी क्रम के बारे में, तो रो काउंट करनी पड़ेगी क्रम लिखने के लिए। तो R1 R2 R3, तो पहले क्या लिखेंगे? रो की संख्या, और इंटू का निशान लगा के कॉलमों की संख्या, है ना। यहां पर देखेंगे तो 1/1, यहां 2/1। तो देखो, इसका क्रम राइट साइड में नीचे की ओर लिखा हुआ C, है ना। तो 2 क्रॉस 1 का हो गया, ये 1 क्रॉस 1 का, और ये 3 क्रॉस 1। अब यहाँ एक चीज नोटिस फिर वापस से हुई, क्या कि यहाँ जो स्तंभों की संख्या है वो सेम 1, लेकिन पंक्तियों की संख्या अलग अलग आ रही है। इसलिए आप इसकी परिभाषा ऐसे भी लिख सकते हैं कि वो आव्यूह जिनके क्रम m क्रॉस 1 के होते हैं, m क्रॉस 1, ऐसे आव्यूह जिनके क्रम m क्रॉस 1 हो क्या कहलाएंगे? स्तंभ आव्यूह कहलाएंगे। बात समझ में आया? चलो नेक्स्ट देखो। स्तंभ आव्यूह के बाद बात करें शून्य आव्यूह।
देखो जैसे नाम है ना वैसी इनकी परिभाषा है, आपको रखने की बिल्कुल तो आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। देखो शून्य अवयव, अब शून्य अवयव क्या है? सिंपल, ऐसा अवयव जिसके प्रत्येक अवयव क्या हो? शून्य है, क्या कहलाएगा? शून्य अवयव। देखो क्रम का कोई इसमें जिक्र नहीं है, बस केवल इतना सा कि शून्य अवयव वो अवयव होंगे जिसके प्रत्येक अवयव शून्य हो। फॉर एग्जाम्पल जीरो क्या है? शून्य अवयव। 0 0 0 0 क्या है? शून्य अवयव। आप इसे किसी भी क्रम का 0 0 ये भी क्या है? शून्य अवयव। किसी भी क्रम का बनाए लेकिन इसके सभी अवयव शून्य होने चाहिए, तभी उसे क्या कहेंगे? शून्य अवयव। ठीक है, अब पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट वर्ग अवयव। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्ग अवयव। इसी के ऊपर अवयव है आपकी वर्ग अवयव, है ना। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको, इसे समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, वर्ग, अभी मैंने कहा ना कि अवयव तो एक आयताकार होता है, अब मैंने इसका नाम लिख दिया वर्ग अवयव, मतलब ऐसा अवयव जो वर्ग की तरह दिखाई दे, है ना। तो देखो वर्ग अवयव क्या होता है? ऐसा अवयव जिसमें स्तंभ और पंक्ति बराबर, ठीक है, स्तंभ और पंक्तियों की संख्या कैसी हो? समान। क्या कहलाता है? वर्ग अवयव कहलाता है। पंक्ति, जितनी पंक्ति होगी, है ना, पंक्तियों की संख्या बराबर होगी किसकी? स्तंभों की संख्या बराबर होगी स्तंभों की संख्या। अगर किसी अवयव में पंक्ति की संख्या और स्तंभों की संख्या समान हो तो उसे कहेंगे वर्ग अवयव। फॉर एग्जाम्पल 2। अब ये क्या है? वर्ग अवयव। कैसे? देखो इसमें रो कितनी है? 1, और कॉलम कितना है? 1/2। ठीक है, नेक्स्ट 2 3 1 0, ये कैसा अवयव है? ये भी वर्ग अवयव है। कैसे? इसमें रो कितनी है? 2, कॉलम कितने हैं? 2, तो 2/2। इसी तरह से आप 3/3 का बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 2 3 4 5 0, है ना, 6 7 2, ये क्या है? 3/3 का वर्ग अवयव। ये 3/3 का वर्ग अवयव, समझ में? तो वर्ग अवयव ऐसे अवयव जिनमें पंक्ति और स्तंभों की संख्याएं समान हो, वर्ग अवयव कहलाता है। एक बात देखो, जब हमने अवयव के बारे में, उसका क्रम के बारे में जाना, तो हमने पढ़ा था कि उसके क्रम को ऐसे लिखते हैं 3 गुणा 3। लेकिन जब आप वर्ग अवयव को पढ़ते हो तो कभी कभी शॉर्ट में आप 3 क्रम का वर्ग अवयव बोल सकते हो, 2 क्रम का वर्ग अवयव लिख सकते हो, 1 क्रम का वर्ग अवयव लिख सकते हो। तो जब एग्जाम में कई बार ऐसा लिखा जाता है कि 1 क्रम का वर्ग अवयव, 2 क्रम का वर्ग अवयव या 3 क्रम का वर्ग अवयव, इसका मतलब उसका जो क्रम है 3/3 है, तो 3/3 को 3 भी बोला जा सकता है। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है। अब वर्ग अवयव पढ़ गया, इसी के ऊपर बहुत सारी चीजें हैं वर्ग अवयव। देखो वर्ग अवयव के बाद हम पढ़ेंगे विकर्ण अवयव। कौन सा अवयव पढ़ेंगे? विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव। लेकिन इस विकर्ण अवयव से पहले आप विकर्ण के बारे में जाने कि ये विकर्ण क्या है। तो देखो विकर्ण क्या होता है? कोई भी वर्ग अवयव जो आप लेके चलते हैं, मान के चलो मैंने लिया 2 3, है ना, और 1, ये एक वर्ग अवयव मैंने लिया, ठीक है, इसमें विकर्ण क्या है? तो देखो इसका विकर्ण सिंपल सी है, मैंने कहा ना रटने की जरूरत नहीं है, आपको समझना है कि आप पहला अवयव लो लास्ट अवयव लो, दोनों को मिला दो, तो ये जो विकर्ण आपको मिलेगा इसे कहते हैं अवयव का विकर्ण। और ये विकर्ण केवल और केवल वर्ग अवयव में आपको मिलेगा, है ना। इसे वर्ग अवयव का मुख्य विकर्ण भी कहते हैं या विकर्ण भी कहते हैं, ठीक है, एक ही बात है, मुख्य विकर्ण भी। अब ये मुख्य विकर्ण क्या है? देखो मैंने अभी कहा ना, ये जो लाइन खींची मैंने, ये इसका मुख्य विकर्ण क्या है? अर्थात वर्ग अवयव के वो अवयव, है ना, जिनमें aij, है ना, aij एक अवयव है। मैंने कहा ना अवयव के जितने भी अवयव है अगर उसे डिनोट करा जाए तो मैंने एक aij से डिनोट कर दिया, तो aij विकर्ण मुख्य विकर्ण का अवयव कहलाएगा यदि i बराबर 0, है ना। इतना समझ में नहीं आया तो ये समझो कि किसी भी वर्ग अवयव में a11 a22, है ना, a33 a44 और डॉट डॉट डॉट, ये सारे अवयव क्या कहलाते हैं? मुख्य विकर्ण के अवयव कहलाते हैं। तो देखो मुख्य विकर्ण के अवयव हो गए a11 a22 a33। जैसे ये कौन सा अवयव है हमारा? a11, क्योंकि ये पहली रो और पहले कॉलम में स्थित है। ये कौन सा अवयव है? a22, क्योंकि दूसरी रो और दूसरे कॉलम में स्थित है। तो ये a11 और a22 क्या कहलाएगा? a11 a22 a33 सब मुख्य विकर्ण के अवयव कहलाएंगे। तो आपको विकर्ण जानना जरूरी है। किसी भी वर्ग अवयव में एक विकर्ण मिलेगा जिसे आप मुख्य विकर्ण भी कह सकते हैं, है ना। और मुख्य विकर्ण के जो अवयव होते हैं
उन अवयवों को, है ना, ए आई जे से डिनोट किया जाए तो वो सारे अवयव जिनमें आई बराबर जे हो जाए मुख्य विकर्ण के अवयव कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल A11, A22, A33, A44, है ना, बहुत सारे, जितना भी बड़ा अवयव लेके चलेंगे, वर्ग अवयव लेके चलेंगे, तो आपको विकर्ण कहां मिलेगा? केवल वर्ग अवयव में। समझ में आया? तो देखो विकर्ण मिलेगा आपको केवल वर्ग अवयव। अब बात करते हैं विकर्ण अवयव। तो देखो ऐसा वर्ग अवयव, वो वर्ग अवयव, है ना, अवयव जिसमें विकर्ण के अवयवों के अलावा, जिसमें विकर्ण के अवयवों के अलावा शेष सभी अवयव शून्य हो, शेष सभी अवयव शून्य हो, विकर्ण अवयव कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2, है ना, और 0, 0 और 5। अब देखो ये वर्ग अवयव तो है क्योंकि इसमें कितनी रो है? 2, R1 R2, कॉलम कितने हैं? 2, C1 C2, तो 2/2 का वर्ग अवयव है। लेकिन इसमें अगर मैं ध्यान से देखूं तो विकर्ण के अवयव कौन से होंगे? A11 और A22। तो विकर्ण के अवयव के अलावा शेष अवयव क्या है? शून्य, इसलिए इसे क्या कहेंगे? विकर्ण अवयव। तो देखो परिभाषा रटने की जरूरत नहीं, केवल समझना है कि ऐसा वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण के अतिरिक्त शेष अवयव शून्य हो क्या कहलाएगा? विकर्ण अवयव। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, आप जब विकर्ण अवयव को पढ़ लेंगे कि विकर्ण अवयव आपके समझ में आ गया कि ऐसा वर्ग अवयव जरूरी है। देखो बार बार बात कर रहे हैं, तो जो भी विकर्ण अवयव होगा वो वर्ग अवयव तो होगा ही होगा। ठीक है ना, तो ऐसा वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण के अवयव के अलावा शेष अवयव शून्य हो क्या कहलाएगा? विकर्ण अवयव। ठीक है, चलो अब बात करते हैं अदिश अवयव। अदिश अवयव, देखो ये अदिश अवयव क्या है? अदिश अवयव ऐसा विकर्ण अवयव जिसके सभी अवयव समान हो क्या कहलाएगा? अदिश अवयव। एग्जाम्पल से समझो, 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ये एक वर्ग अवयव दिखाई दे रहा है, विकर्ण अवयव है क्योंकि विकर्ण के अलावा शेष अवयव शून्य है। ठीक है, ये वर्ग अवयव है, विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य है। लेकिन एक बात और नोटिस हुई इसमें कि विकर्ण के सारे अवयव तो समान दिख रहा है, A11 A22 A33 सब समान है। तो जब विकर्ण के अवयव समान हो जाए तो उसे आप